हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज है हमारा शोल्डर एंड आर्म्स। तो बहुत लोग कहते हैं कि आर्म्स को एक अलग से दिन देना चाहिए, तो मैं दे रहा हूँ अलग से, लेकिन मैं साथ में शोल्डर्स भी कर रहा हूँ क्योंकि सारी छोटी मसल्स है। तो छोटी 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 मिलके एक बड़ा वर्कआउट बन जाता है, और एक इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करेंगे तो बहुत ही अच्छा पंप भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगी एज यूजुअल। क्योंकि मैं शोल्डर्स पहले कर लूँगा तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मेरे उसमें बर्न आउट नहीं होते हैं। चेस्ट और बैक में सही रीजनिंग होती है कि बर्न आउट हो जाते हैं जल्दी, लेकिन उसमें नहीं होते हैं। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कैसे उसको बच सकते हो उसमें। तो अभी हम फोकस करते हैं अपने वर्कआउट में। तो पहली एक्सरसाइज होती है हमारी सिटिंग बारबेल प्रेस, एंड वी हैव 80 केजीज ऑन द बार और 85 केजीज ऑन द बार। मेरे को जितना याद है शायद ये 80 केजीज वाला सेट रिकॉर्ड किया था। बेसिकली मेरा ऐसे चल रहा है अभी कि अभी ये स्टक है ना वेट, तो मैं पहला सेट लेता हूँ 85 केजीज पे, उस पर आते हैं 5 से 7 रेप, है ना। और फिर उसके बाद वही फुल फेलियर तक है उसमें। उसके बाद बाकी दो सेट लेता हूँ मैं 80 केजीज से 7 से 9 रेप। तो ये एक मेरे को लगता है कि तरीका प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, कि धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक टाइम आएगा कि वो इतना यूज हो जाऊंगा वेट से कि 85 पे आ जाऊंगा, फिर ऐसे 90 पे। क्योंकि शोल्डर प्रेस है भाई, टाइम लगेगा, हैवी ले रहा हूँ बहुत, जेनुअनली हैवी लगता है, मेरे हिसाब से हैवी है। एज अ नेचुरल लिफ्टर मेरे हिसाब से बहुत हैवी है वो। तो आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई एम ग्रोइंग ऑन इट। और इसमें स्टक भी होगा तो वर्कआउट उस हिसाब से बनाऊंगा कि स्टक कम हो। और तो हमारी अब अगली एक्सरसाइज होती है साइड रेल्स के लिए, सिटिंग साइड रेल्स। तो तुमने वो देखा कि जो मैंने डंबल पटके वो 30 केजीज के, तो थोड़ा आराम से मेरे सामने, क्योंकि 30 केजी से मैंने अभी लैटरल रेस करी तुम्हारे सामने। तो थोड़ा आराम से मेरे सामने मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली भाई आज हमारा 25 केजी से दो सेट हो गए थे, अच्छे इजी आ रहे थे। तो मैंने सोचा 30 केजीज वाई नॉट। तो बैठ के 30 केजी से हम साइड रेडल्स को ट्रेन करते हैं अपने, और अच्छा सेट आता है। क्योंकि तुमने देखा स्मूथ मोशन था, इस सेट कटोल से झटका नहीं दिया था, तो ऑल इन ऑल अच्छा सेट। एंड उसके साथ मैं ड्रॉप सेट भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि 6 से 7 रेप लूंगा इसके, और फिर ड्रॉप सेट में फुल फेलियर। सो यही जो हमारा एम था वो कंप्लीट हुआ, और अच्छे मूवमेंट के साथ 30 केजीज आने लग गया। धीरे धीरे इस पर शिफ्ट हो जाएंगे मेन सेट्स में भी। सो दैट्स ग्रोथ इन द पार्ट। एंड अब हमारी अगली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। तो बस अब हमारा आर्म्स की तरफ शिफ्ट हो गया है वर्कआउट। और ट्राइसेप्स में हम क्या कर रहे हैं, ट्राइसेप्स में हम कर रहे हैं ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन डंबल से। ओ नाम याद आ गया, चलो ठीक है। तो ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहे हैं हम डंबल से, एंड वी हैव 17 केजीज ऑन डंबल। 17 का ही है ना, हाँ 17.5 केजीज का डंबल है हमारे हाथ में। एंड सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन करेंगे। तो बेसिकली मैं दो हाथ से इसलिए नहीं करता, दो हाथ से भी एक होता है ना पीछे करके करते हैं, तो वो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट वाली जो होती है ना, जिसमें बैक सपोर्ट मिलता है, छोटा उसका नीचे फ्रेम होता है, वो वाला बेंच नहीं है, चेयर भी कह सकते हैं। तो उसमें वो ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें बैक पे बहुत लोड पड़ता है। और बेल्ट मेरे को पहनने का मन नहीं करता शोल्डर आर्म्स के दिन, तो मैंने कहा यार इस पे करते हैं। इसमें हमारा अच्छा खासा आने लग गया है, मूवमेंट भी आने लग गया है। जो मैं कहता था तुम्हें कि फॉर्म में दिक्कत आ रही है, फॉर्म में दिक्कत आ रही है, जो मैंने फॉर्म देखी मुकेश गुरुजी की वीडियो में, कि फॉर्म मेरी सही है ऑलमोस्ट। जब तक एल्बो साइड में फ्लेयर आउट नहीं हो रही है तब तक बेटर है, आगे की तरफ फ्लेयर आउट हो रही है तब तक ठीक है। एंड मैं अब एल्बो को कंट्रोल भी करने लग गया हूँ थोड़ा, मतलब फ्लेयर आउट जो नीचे देखो ना जा रहा है, तो शोल्डर पे नहीं आ रहा है। एज लॉन्ग एज मेरे ट्राइसेप पे स्ट्रेच आ रहा है अच्छा खासा, तो आई एम फाइन विद इट। और फ्लेयर आउट लास्ट में होती है थोड़ी सी, वो भी वही चीट ट्रैप्स होते हैं उसको कह सकते हो तुम। एंड हल्की सी बाहर जा रही है, लेकिन दैट्स वेट देखो तुम 17 किलो है। तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा बाहर ले जाता हूँ, और इतना बाहर नहीं जाता जो मेरे को इंजरी दे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना फ्लेयर आउट करने से इंजरी होती है, तो मैंने वो समझ गया कि वो क्यों होती है, वो भी तुम्हें लास्ट में बताऊंगा मैं। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है बाइसेप की, और ये बाइसेप की किलर एक्सरसाइज है। क्योंकि बाइसेप में मेरे को ईगो बहुत है एक तो मेरे में, तुम्हें पता चल गया होगा अगर तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो अब तक तो, कि ईगो बहुत है मेरे में। टाइम अंडर टेंशन, स्लो ले जाना वेट, ये सब मेरे को समझ नहीं आता। को बहुत लोग कहते हैं ना वेट मत देखो टेक्निक देखो, तो मेरे को पता है कि मेरी टेक्निक अच्छी है, लेकिन अब मेरे को वेट भी देखना है। मेरे में ये ईगो है कि मेरी टेक्निक अच्छी है, मेरे को पता है, मेरे को माइंड मसल कनेक्शन बनाना आ गया मेरे को पता है, तो अब मेरे को वेट ही बढ़ाना है, तगड़ा होना है, बेसिकली जान आनी चाहिए। वही ये एक्सरसाइज में थोड़ी औकात दिख जाती है मेरे को। 17 किलो के डंबल से जब 8वें रैप पे फेल हो जाते हो ना तुम, तो औकात दिख जाती है। क्योंकि इसमें फुल्ली फुल्ली बाइसेप पे बर्न आता है लेजिट, क्योंकि मेरा शोल्डर पीछे टक देना है तो खत्म। तो हमारी अगली एक्सरसाइज होती है ट्राइसेप और रेडियल्स की, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि आज हमको एक रील रिकॉर्ड करनी थी, वो ये रील है। इसका मतलब वो एडिट करके मैंने डाल चुका हूँ इंस्टा पे, आयुष भाई है हमारे। इसमें बेसिकली ये होता है कि वो जिस वेट से ये दो हाथ से मार रहे होते हैं, मैं एक हाथ से मार देता हूँ। सिंपल रील जिसमें मैं तगड़ा दिखा रहा हूँ अपने आप को, फ्लेक्स कर रहा हूँ बेसिकली। तो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना इंस्टा पे, और भाई को फॉलो भी कर लेना। तो ये था हमारा वर्कआउट। तो ये था हमारा शोल्डर एंड आर्म्स का वर्कआउट। एंड आज हमने बेसिकली 85 केजीज पे प्रोग्रेस कर लिया। मतलब बेसिकली मैं उसको वो क्या कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का तरीका है जब मेरे पास कोई और एक्सरसाइज करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज मेरे पास कोई भी नहीं है मतलब शोल्डर प्रेस के लिए, क्योंकि 30 केजीज के डंबल है तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो वार्म अप के लिए करता हूँ बेसिकली। तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने क्या करा,
बारबेल पे ज़्यादा वेट लगाया पहले सेट में, क्योंकि फुल एनर्जी मेरे पास पहला सेट, पहली एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा वेट लगाया 3 to 6 रेप्स में स्ट्रेंथनिंग हुई, बाकी 2 सेट में फुल फेलियर तक गए, बॉडी बिल्डिंग हुई। ये बेसिक था हमारा उसमें। एंड साइड डेल्ट्स में मैंने क्या, आज हमने साइड डेल्ट्स में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करी है, 30 केजीज पे पहुंच गए हम। अब बहुत लोग कहेंगे तू स्विंग कर रहा है, तू कर, मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई कहता नहीं है मोस्टली, कोई देखता ही नहीं है, लेकिन तब भी अगर कोई कहता है कि स्विंग कर रहा है तो नहीं कर रहा मैं उतना स्विंग यार, मतलब चीट का भी एक थ्रेशोल्ड होता है, वो नहीं है मेरा थ्रेशोल्ड, अभी पार नहीं हुआ है। वेट को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, वेट को स्लो नहीं चला रहा हूँ, मतलब इसेंट्रिक्स मेरे फास्टर नहीं है कॉन्सेंट्रिक से, तब तक आई एम विनिंग, तब तक मेरी मसल बनेगी। और मैं वेट ज़्यादा उठा रहा हूँ तो मेरी मसल स्ट्रेंथन भी होगी, तो आई एम विनिंग इन 2 फील्ड्स। समझ रहे हो, तुम सिर्फ बॉडी बना रहे हो, मैं जान भी बना रहा हूँ, मेरा पर्पस ये है। मेरे में ईगो बहुत है, मेरे को जान भी चाहिए बॉडी के साथ, तो मेरा वो पर्पस है, मैं वो पर्पस फुलफिल कर रहा हूँ, अपने ईगो सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी दिक्कत है। एंड अब अगली बात क्या थी, साइड डेल्ट्स, हाँ ट्राइसेप्स, एल्बो फ्लेयर आउट की बात हो रही थी। तो मैं पहले सोचता था कि मेरी एल्बो फ्लेयर आउट हो रही है क्योंकि मेरे को लग रहा है फ्लेयर, जैसे ये फ्लेयर आउट है ना। अब तुम इधर से देखो, ये फ्लेयर आउट है थोड़ा और, ये मैं साइड पोज में बैठा हूँ बिल्कुल, ये मैं कर रहा हूँ ऐसे, है ना, ये फ्लेयर आउट है मेरे हिसाब से जो वीडियो में दिखती है। लेकिन इंजरी कहाँ आती है पता है, ये जो तुम्हारा साइड है ना, बिल्कुल जब तुम बिल्कुल साइड में आ जाते हो, वो होता है असली इंजरी प्रोन एरिया। यहाँ पे तुम्हारी इंजरी नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, जो कभी कभी जो कहते हैं इंजरी कैसे आती है, वो वेट यूं पीछे चला जाता है, तो यहाँ पे मेरा वेट नहीं जाएगा पीछे, यहाँ पे पकड़ रखा है मेरी एल्बो ने, लेकिन यहाँ पे मेरा रोटेटर कफ है जो, उसके ज़्यादा चांसेस है यहाँ गिरने के, लेकिन यहाँ पे मेरा रोटेटर कफ उतना नहीं गिरेगा, वो इस साइड गिरेगा, इस साइड कभी गिरता नहीं है रोटेटर कफ, तो इस साइड जाने, एक मूवमेंट होता है शोल्डर का ये, तो यहाँ पे रहेगा तो ये मूवमेंट मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे रहेगा तो ये मूवमेंट आसान है, ठीक है, तो उधर जाना आसान है। तो मेरा यही पॉइंट था कि मेरे को जो लगता था मेरी एल्बो बहुत क्लियर आउट हो रही है, वो नहीं है ऐसा। सो मैं अब खुश हूँ उस चीज़ से, एंड इस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे वर्क इस एक्सरसाइज पे, एंड अपनी ट्राइसेप स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी करेंगे साथ में, क्योंकि स्ट्रेच मेरे को बहुत अच्छा आता था, लेकिन वो दिखता है ना सामने कि यार स्ट्रेच आ रहा है, मसल माइंड कनेक्शन भी बन रहा है, स्टिमुलस भी मिल रहा है बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ी फॉर्म ऑफ लग रही है। फिर मैंने नोटिस किया कि फॉर्म ऑफ नहीं है, वो तेरे को बस दिमाग में थोड़ा इतनी ऑफ नहीं है, वो लास्ट में हल्का से ये थोड़ा मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट थोड़ा कंट्रोल करना है मेरे को बस। ये जो एल्बो इधर आ रही है ठीक है, लेकिन जो ये आ जाती है ना, ये शोल्डर हिल गया तो शोल्डर पे प्रेशर आने लग जाएगा। अभी तक तो नहीं आया है मेरे, लेकिन एक लेवल का वेट आएगा जब मैं ये ज़्यादा करने लग जाऊंगा, तो वो आदत नहीं डालनी है, तो वो जितना कंट्रोल कर सकता हूँ मैं करूँगा। अब करते हैं बात सप्लीमेंट्स की। सो सप्लीमेंट्स, जीएनसी का एथलीट हूँ मैं, एंड ये क्रिएटिन है उनका, और भी सप्लीमेंट्स मंगाऊंगा मैं उनके बेसिकली, क्योंकि बेस्ट ब्रांड है एंड आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम। तो अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स मंगाने हैं तो अब अच्छे ब्रांड्स ही मंगाओ, अगर तुम्हें चीप सप्लीमेंट्स मंगाने हैं तो छोड़ दो सप्लीमेंट्स मंगाना, क्योंकि अभी एक रिसर्च आ चुकी है, तुमने देखी होगी अब तक, अगर तुम फिटनेस में अच्छे से फॉलो कर रहे हो हर किसी को, तो कि मतलब मोस्ट ऑफ द 50% से ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं वो झूठ बोलते हैं अपने प्रोटीन के बारे में, और टॉक्सिन्स भी होते हैं उसमें, तो बॉडी क्यों ख़राब करनी है अपनी गंदी चीज़ डाल के। मतलब जो चीज़ तुम्हें सही बताई जा रही है, झूठ बताई जा रही है, वो गलत है ना। तुम गंदी चीज़ डालो, चलो तुम अल्कोहल पी रहे हो, लेकिन वो मुझे पता है वो मेरे लिए ख़राब है। अब मेरे को कोई बोले कि क्रिएटिन सही है तुम्हारे लिए रिसर्च वगैरह के हिसाब से, और बाद में मैं उस चीज़ से बीमार पड़ जाऊँ, तब मेरे को ज़्यादा बुरा लगेगा ना कि यार ये तो मेरा कट गया, तो कटवाओ मत अपना। एंड अच्छा ब्रांड यूज़ करो जीएनसी, और मेरा कूपन कोड यूज़ करो, अगर कोई भी सप्लीमेंट्स मंगाते हो उनसे कूपन कोड ऊपर होएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वर्कआउट। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।